नमस्कार, मैं रमाशंकर राय यूपीएससी हिंदी के मंच पे सब्जेक्ट्स थ्रू पीवाईक्यू सीरीज के हिस्ट्री थ्रू पीवाईक्यू सेक्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि इंट्रो वीडियो में हमने आपसे कहा था कि ये सिर्फ पीवाईक्यू सेशन नहीं होंगे, बल्कि इसके साथ वैल्यू एडेड मटेरियल भी ऐड किए जाएंगे। तो आज आधुनिक भारत का एक महत्वपूर्ण पक्ष जो कि धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन है, उसको हम लोग देखेंगे। साथ ही इसके आगे वाले चरण में हम आधुनिक भारत के दौरान 1707 के बाद से और स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो महत्वपूर्ण विद्रोह और उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर ये जो कंटेंट है, बेसिकली एक मैग्रा हिल की बुक है, उसमें एक प्रीलिम्स कैप्सूल करके सेक्शन था, तो इसमें ये सुधार आंदोलनों की लिस्ट दी हुई थी। उसको मैंने अपने मटेरियल से इनरिच किया है और आपके सामने लेके उपस्थित हूँ। तो शुरू किया जाए। सुधार आंदोलन पूर्वी भारतों में जो सबसे क्या कह सकते हैं कि भारतीय सुधार आंदोलन के जो पितामह थे वो राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। ये कब से कब तक रहे, जीवित रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो बस रेफरेंस के लिए है कि आप एक बार देख लें। दूसरी चीज़ इनकी इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। एक ईश्वरवाद की विचारधारा में ये विश्वास करते थे और एक ही ईश्वर पूजा की बात करते थे। इसके लिए इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, जिसका फारसी में लिखी थी, तुफत अल मुवाहिदीन। बेसिकली इसका अर्थ था एकेश्वरवादियों को उपहार या गिफ्ट टू द मोनोथिस्ट। ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। साथ ही उन्होंने एक और किताब लिखी थी, परसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसमें जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है बाइबल, जो ओल्ड टेस्टामेंट्स हैं जिसमें नैतिकता या उपदेश दिए गए हैं, उसकी इन्होंने बड़ाई की थी। लेकिन साथ ही जो भी चमत्कारी पक्ष है ईसाई धर्म में भी, उसको नकारा था। तो 1920 में इन्होंने परसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखी थी। और आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने, जैसे कई जगह दो तारीखें मिलती हैं, कहीं 1814 मिलेगा, कहीं 1815 मिलेगा। तो ब्रह्मो समाज .net वेबसाइट है, उस पर 1815 दिया गया है आत्मीय सभा का, तो हम उसको ज़्यादा एक्यूरेट मानेंगे, तो 1815 माना जाएगा आत्मीय सभा की स्थापना। तो डेट इसको आप नोट कर सकते हैं, ये मिलाने के लिए आ भी जाता है और ये पूछता भी इस तरीके से। अगला देखा जाए तो वेदांत कॉलेज 1825 में इन्होंने स्थापित किया था। और इससे पहले एक डच घड़ीसाज थे जिनका नाम था डेविड हेयर, आप लोग को अंदाजा होगा, पढ़े होंगे तो। वो 1817 में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, तो उसमें भी राजा राम मोहन राय ने सहयोग किया था, सहायता की थी। और ब्रह्म समाज की बात है तो उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। बेसिकली ब्रह्मो समाज नाम था इसका, पहले ब्रह्म सभा के नाम से थी और बाद में इसका नाम ब्रह्मो समाज कर दिया गया। 1829 में इन्होंने विलियम बेंटिक से कह के, या मतलब जो सती प्रथा की व्यवस्था थी उसके उन्मूलन के लिए उन्होंने 1829 में सती प्रथा उन्मूलन कानून लागू करवाया। और भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है इनको, ये तो पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे हम लोग ब्रह्म समाज पे आते हैं। तो ब्रह्म समाज की हल्की चर्चा कर चुके थे। तो ब्रह्म समाज के विरोध में राधाकांत देव ने धर्म सभा 1930 में धर्म सभा की स्थापना की थी। राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज गतिविधियों का विरोध किया। जैसे ब्रह्म समाज की गतिविधि एकेश्वरवादी थी या धार्मिक सुधारवादी विचारधारा पे यकीन रखती थी, वेदों को वो केंद्र में रखती थी कहीं कहीं। लेकिन जो धर्म सभा थी, इसने कहा कि जो पुरानी धार्मिक प्रवृत्तियां, बहुदेववादी विचारधारा, वही होनी चाहिए और उसी की इन्होंने वकालत की। आगे आते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, या देवेंद्रनाथ ठाकुर बोलते हैं इनको। ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। 1839 में ये राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रचारित करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इन्होंने की थी। और 1843 में ये तत्वबोधिनी पत्रिका प्रकाशित करने लगे, जिसका प्रकाशन 1854 तक चला। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है डेट, लेकिन तत्वबोधिनी पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी, 1843, यह महत्वपूर्ण है। फिर आते हैं कि राजा जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे, ये 1843 में ये ब्रह्म समाज में शामिल भी हो गए थे। तो ब्रह्म समाज का एक, आगे केशव चंद्र सेन की बात करेंगे।
तो केशव चंद्र सेन की बात यहाँ पे न करके सीधे हम लोग ब्रह्म समाज की जो विकास है कि ब्रह्म समाज कैसे हुआ, फिर आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज कैसे हुआ, फिर उसके बाद ब्रह्मो मैरिज एक्ट कैसे आया और अंततः साधारण ब्रह्म समाज कैसे हो गया, और जो इसकी जो बंटवारा हुआ ब्रह्म समाज का वो कब कब हुआ, इसके लिए एक क्रोनोलॉजी इसकी देखते हैं। तो जो ब्रह्मो समाज है वो 1828 में गठित हुआ। 1843 में इससे देवेंद्रनाथ टैगोर जुड़ते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा कैसी थी? पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों का समन्वयकारी विचारधारा थी देवेंद्रनाथ टैगोर की। तो इसके बाद 1858 में लगभग 15 साल बाद 1858 में केशव चंद्र सेन जुड़ते हैं ब्रह्मो समाज से। तो ब्रह्मो समाज जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों को समामेलन वाली थी, लेकिन केशव चंद्र सेन जो थे वो अति आधुनिक विचारधारा से उत्प्रोत आदमी थे और वो ब्रह्मो समाज को मतलब पैन इंडिया लेवल पे लेके जाना चाहते थे, जबकि देवेंद्रनाथ टैगोर ऐसा नहीं चाहते। इसी क्रम में समस्याएं उत्पन्न हुई और मतभेद उत्पन्न हुए। 1866 में ब्रह्मो समाज का उसमें बंटवारा हो गया। तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज था उसको आदि ब्रह्म समाज बोलने लगे, और जो केशव चंद्र सेन का समाज था उसको भारतीय ब्रह्म समाज या ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया कहने लगे। तो इन्होंने ब्रह्मो समाज की जो मुख्य धारा थी वो ब्रह्मो समाज इंडिया के पास ही रही, या सेन के जो ब्रह्मो समाज था उसी के पास रही। इस तरह फिर ब्रह्मो समाज आगे बढ़ा और 1872 में इसने ब्रह्मो मैरिज एक्ट पास करवाया। 1872 में उसमें क्या था कि ये अंतरजातीय और विधवा विवाह की अनुमति देते थे ब्रह्मो मैरिज एक्ट के तहत। बस इसकी शर्त ये थी कि जो विवाह करेंगे वो अपने को गैर हिंदू घोषित करें, और इन्होंने आयु भी विवाह के लिए रखी थी। मेल के लिए 18 थी, फीमेल के लिए 14 थी। इसके बाद 1878 की घटना है जिसने ब्रह्मो समाज को मतलब पूरी तरह लगभग बदल दिया। 1878 में क्या हुआ, एक तरफ ब्रह्मो मैरिज एक्ट पास होता है कि फीमेल की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 14 होनी चाहिए। इसके कर्ता धर्ता केशव चंद्र सेन है, लेकिन सेन साहब ने क्या किया कि कूच बिहार के राजा से अपनी नाबालिग बेटी जो कि 13 वर्ष की थी उसका विवाह कर दिया। मतलब बाकियों के लिए सिद्धांत है, हमारे लिए नहीं। तो इसी मुद्दे पे 1878 में फिर ब्रह्मो समाज एक बार टूट गया और सेन के अनुयायियों जैसे आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री जैसे लोगों ने साधारण ब्रह्म समाज जो कि 1878 में बना था उसकी स्थापना की। और सेन वहाँ से जो सेन का जो भारतीय ब्रह्म समाज था वो काल के गर्त में खो गया। आगे चल के 1881 में एक बार नवो विधान करके सेन ने एक नवो विधान करके एक ले आया था। मतलब नवो विधान पूछता है कि कब लाया गया, किससे जुड़ा हुआ है, तो सेन से जुड़ा हुआ है और 1881 में लाया गया था। ये ब्रह्मो समाज का विकास था, डेवलपमेंट था। और जो केशव चंद्र सेन के बारे में ये दिया हुआ है यही सारी चीज़ें दी गई हैं और उसमें आपको डिस्कस किया जा चुका है। आगे आते हैं डेरोजियो एवं यंग बंगाल आंदोलन। तो जो डेरोजियो का काल है मतलब 1809 से 1831 बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कब जन्मे कब मरे मतलब मेरे हिसाब से। बाकी जो युवा बंगाल आंदोलन है इनसे प्रभावित जो आंदोलन था वो 1820 और 1830 के दशक में प्रचलित रहा। ये क्या था कि हिंदू कॉलेज जो कि 1817 में जो डच घड़ीसाज डेविड हेयर थे उनके प्रयासों से स्थापित हुआ था। हिंदू कॉलेज कब? 1817 में। इसमें ये आंग्ल भारतीय जैसे एंग्लो इंडियन बोलते हैं ना, तो जो डेरिजियो हेनरी विवियन डेरिजियो ये एंग्लो इंडियन थे। यह 17 वर्ष की आयु में ही विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगे। 1826 से 1831 तक इन्होंने पढ़ाया और वहाँ पे ये फ्रांसीसी क्रांतिकारी विचारधारों से और प्रेरित थे। तो इनको यंग बंगाली कहा गया क्योंकि उस दौर के लिहाज से इनके जो विचार थे वो अति आधुनिक थे, काफ़ी क्रांतिकारी माने जाते थे। तो इस वजह से उनको कॉलेज से भी निकाल दिया गया 1831 में। और 1833 उसी समय इनकी किसी बीमारी से मृत्यु हो गई, बहुत ही कम उम्र में। तो ये रहे हमारे हेनरी विवियन डेरिजियो। लेकिन एक बात और है कि ये मर गए लेकिन इनकी विचारधारा लगभग 30 की दशक में भी चलती रही और आगे भी प्रभावित करती रही आने वाले हमारे जो समाज सुधारक और धार्मिक सुधारक थे। आगे आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये क्या है, कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य के पद तक पहुँचे थे और उन्होंने महाविद्यालय के द्वार पाश्चात्य विचारों के साथ साथ गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए भी खोला। तो इन्होंने जो सबसे प्रमुख काम किया था उसमें एक ये था कि महिलाओं, बच्चियों और गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए उन्होंने काम किया और उनको क्लासेस में या मतलब कक्षाएं या शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए। इसके लिए क्या क्या किया, तो विद्यासागर जी ने
बेथुन स्कूल के सचिव के रूप में काम किया और इसी क्रम में आगे 35 बालिका विद्यालय खोले विद्यासागर जी ने। और बंगाली वर्णमाला की पुस्तकें लिखी, उसके अक्षर लिखे, उसकी पुस्तकें लिखी जो कि आज तक भी बंगाल तक में प्रचलित हैं और वो जो बांग्लादेश है वहाँ भी प्रचलित है। 1856 हिंदू विधवा पुनर्विवाह के ये प्रबल पक्षधर थे और 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होने से इसको चरम पर पहुंचाया। और एक पत्र, समाचार पत्र है जो कि जिसका नाम सोम प्रकाश है, 1858 में निकला था। इसके भी जो संपादक थे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे। इस प्रकार से ये 3 पक्षों पे, महिलाओं के मुद्दों पे, गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए या विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने काफ़ी बेहतर काम किए। जो कि कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे 35 बालिका विद्यालय, बेथुन स्कूल विद्यालय के सचिव के रूप में, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, ये सारी चीज़ें, और सोम प्रकाश 1858, ये सब चीज़ें आपको प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में रखिएगा। आगे रामकृष्ण परमहंस की बात होती है, जो गुरु थे किसके, स्वामी विवेकानंद के। ये काली मंदिर के गरीब पुजारी माने जाते हैं, लेकिन इनकी जो समानुभूति की भावना, सहानुभूति तो छोटी चीज़ है, समानुभूति की भावना मानव पीड़ा के प्रति है, ये बहुत ही मतलब खास इनको बना दिया। और शिष्यों को यत्र जीवः तत्र शिवः की शिक्षा दी। जैसे होता है ना कि कण कण में ईश्वर है, तो यत्र जीवः तत्र शिवः, तो रामकृष्ण परमहंस उस तरह के व्यक्ति थे। आगे स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं, तो विवेकानंद जी के बारे में काफ़ी चीज़ें हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ देखेंगे, कुछ चीज़ें जब पुस्तकों की बात करेंगे और पत्रिकाओं की बात करेंगे तब उनके कुछ कामों को देखेंगे। तो दिया गया कि 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में विवेकानंद को प्रसिद्धि प्राप्त हुई और उन्होंने जो शिक्षाओं का प्रचार किया वो नव हिंदूवाद कहलाया। और आध्यात्मिकता और भौतिकता का ये एक संगम चाहते थे, आधुनिकता और भौतिकता का एक समामेलन। सिर्फ आधुनिकता से काम नहीं चलेगा और सिर्फ भौतिकता से भी काम नहीं चलेगा, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, समय समय से दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे इन्होंने मानव शरीर या युवाओं के शरीर पर भी बहुत ध्यान दिया कि जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप बेहतर काम या समाज के लिए काम तभी कर पाएंगे। ऐसी भी विचारधारा स्वामी विवेकानंद की थी। और ईश्वर की सेवा करने का श्रेष्ठ तरीका है कि मानव सेवा की जाए। चूँकि इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे तो उनकी बात मतलब ये भी मानते थे और इसी तरह की विचारधारा इनकी भी थी। और उनकी प्रसिद्ध कृतियों में वर्तमान भारत, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान पूर्व पश्चिम शामिल है। मतलब जहाँ जहाँ गए उनके व्याख्यान जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से अभी भी उल्लेखनीय है और उल्लेख किए जाते रहते हैं। ये रही पूर्वी भारत की बात। अब आता है पश्चिमी भारत। तो पश्चिमी भारत में समाज सुधारक बड़े पैमाने पर हुए। पश्चिमी भारत में कौन कौन सा एरिया आता है, गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, मुख्य रूप से यही इलाके थे जो कि पश्चिमी भारत में आते थे। और यहाँ पे जो समाज सुधारक हुए उन्होंने मतलब उनका हमारे इतिहास में काफ़ी महत्व है और इस वजह से हमारे प्रीलिम्स परीक्षा में भी काफ़ी महत्व हो जाता है। जैसे कि अगर हम क्रोनोलॉजी की चर्चा करें पश्चिमी भारत में, तो जो सबसे पहली संस्था स्थापित हुई वह मानव धर्म सभा के नाम से सूरत में स्थापित हुई 1844 में। इससे जुड़े लोग कौन कौन से थे, तो दुर्गाराम मंचाराम मेहता, दादोबा पांडुरंग, दीनमणि शंकर, दलपत राय इत्यादि से जुड़े हुए थे। तो ये करता क्या था, ये ईसाई, मुस्लिम, हिंदू धर्म में मौजूद पाखंडी प्रथा को उजागर करने का काम करता था। ये शुरुआती संस्था थी जो कि समाज सुधार की ओर या धार्मिक सुधार की ओर मुख्य रूप से अग्रसर थी। इसके बाद आता है परमहंस मंडली की बात करते हैं जो कि बॉम्बे में स्थापित हुई थी। मानव धर्म सभा सूरत में थी और परमहंस मंडली 1849 की ये बम्बई प्रांत में स्थापित हुई। यह गुप्त मंडली थी। गुप्त मंडली का मतलब इसको सार्वजनिक रूप से इसको स्वीकार नहीं किया जाता था कि ये ऐसी कोई संस्था अवेलेबल है या उपस्थित है। इसके जो भी सदस्य थे सिर्फ सदस्य ही जानते थे कि कौन सदस्य है, बाकी कोई लोग नहीं जानते थे। और साथ में मिलना और सहभोज करना, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह को रोकना और बहुविवाह को रोकना, इस जैसी चीज़ों को डिस्कस करते थे और अपने व्यक्तिगत लेवल पे लागू करते थे। क्यों इसको गुप्त रखा गया, क्योंकि 1800 अभी तो मतलब काफ़ी चीज़ें बदल गई धीरे धीरे, लेकिन 1850 का दौर अगर आप इमेजिन करेंगे तो सिर्फ निचली जात के साथ बैठ के खा लेने से आपका धर्म भ्रष्ट समझा जाता था और आपका हो सकता था सामाजिक रूप से बहिष्कार हो जाए। तो इससे बचने के लिए इन्होंने इसको गुप्त रखा है।
जो इसके प्रणेता थे वो दादोबा पांडुरंग, दुर्गाराम जी मेहता एवं अन्य मिलके इसको चलाते थे या इसके सदस्य थे। और इसकी जो मूल विचारधारा थी वो क्या थी कि एक ईश्वर और सभी की समानता में विश्वास, ये इसकी विचारधारा थी। लेकिन कितना बचाया जाए, 1849 से 50 11 साल चला, 1860 में इसका भांडा फूट गया। इसके बारे में लोगों को पता चल गया कि ये कैसी संस्था है, इसके लोग कौन कौन हैं और क्या क्या करती है ये। तो तब से ये अपने आप में समाप्त प्राय हो गई। तो इसी क्रम में आगे मौका था, तो 1864 से 67 के दौरान केशव चंद्र सेन जो है, वही ब्रह्मो समाज वाले केशव चंद्र सेन, काफ़ी शानदार व्यक्तित्व थे अपने समय के लिहाज से और बहुत आगे के आदमी थे। उनकी एक गलती उनको इतिहास में कमज़ोर कर देती है या उनके लिए तो अचानक से उनको सडन डिवाइस का कारण बनती है। तो केशव चंद्र सेन की मुंबई यात्रा के फलस्वरूप उनसे प्रेरणा लेके 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग, जो कि दादोबा पांडुरंग की बात हम लोग किए हैं, मानव धर्म सभा और परमहंस मंडली के उनके छोटे भाई थे। और इसके वास्तविक प्रेरणा जो प्रार्थना समाज की थी वो मिली थी एमजी रानाडे। और कौन कौन इससे संबंधित थे? आरजी भंडारकर, एनजी चंदावरकर। इसमें महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की कौन सी है कि केटी तेलंग का नाम आता है बार बार समाज सुधारकों में, आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे, उनका नाम भी आएगा। वो प्रार्थना समाज की बैठकों में नियमित आते थे लेकिन कभी उसके सदस्य नहीं बने। तो पूछ सकता है कि इसमें कौन कौन प्रार्थना समाज के सदस्य थे? केटी तेलंग भी दे देगा आपको, उनको एलिमिनेट कर देना, हो सकता है उत्तर आपको मिल जाए। एक और फैक्ट क्या है कि 1872 तक इस समाज के 68 सदस्य और 150 या 200 समर्थक थे। ये कहने का सेंस ये है कि ये जो भी इनिशिएटिव थे वो लिए तो जा रहे थे लेकिन उनका प्रभाव बहुत सीमित था, क्योंकि पढ़े लिखे बहुत क्या कहते हैं, प्रगतिशील लोग 68 लोग इसके सदस्य बन पाए और 150 से 200 लोग इसके समर्थक हो पाए। तो इसका प्रभाव जो है इस वजह से सीमित हो जाता है। लेकिन अपने समय के अग्रगण्य लोगों के द्वारा इसको स्थापित किया गया, चाहे अपने समय के लिहाज से ये आगे की चीज़ थी, इस वजह से आज इसको पढ़ रहे हैं और इसलिए महत्वपूर्ण भी। इसी क्रम में जो आगे आता है वह पूना सार्वजनिक पूना सार्वजनिक सभा 1877 में स्थापित की गई। एमजी रानाडे, एसएच चिपलुंकर और गणेश वासुदेव जोशी द्वारा। इसमें 6000 लोगों में, जैसे ये चुने कैसे गए लोग इसके सदस्य, तो 6000 लोगों का एक सेट लिया गया। उनमें से 95 लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से चुन के ये किया गया कि हमारे नेता होंगे और ये जो भी ये सभा की गतिविधियों को संचालित करेंगे। तो पुनः सार्वजनिक सभा में ये एक फैक्ट है जो अभी हाल में हमको पता चला कि 6000 लोगों में 95 लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया। तो हो सकता है ये स्टेटमेंट के तौर पर आपको दे दे एग्जाम में। आगे गोपाल हरि देशमुख, बाल गंगाधर तिलक, महर्षि अन्ना साहब पटवर्धन इत्यादि इसके अध्यक्ष भी रहे बाद में, कालांतर में। आगे की तरफ भू राजस्व बंदोबस्त के विरोध में सफल अभियान चलाया, दक्कन दंगों। अब देखिए 1870 में स्थापित होता है, 1875 के बाद से दक्कन दंगे शुरू होते हैं। तो उस दौरान भू राजस्व के विरोध में और भू राजस्व बंदोबस्त जो वहाँ रैयतवाड़ी बंदोबस्त था उसके विरोध में इसने सफल अभियान चलाया, किसने? पूना सार्वजनिक सभा ने। और अकाल राहत कार्य भी किया। उसके बाद अकाल की दिक्कत भी आ गई, उसने अकाल राहत कार्य भी किया। आगे आते हैं पश्चिम भारत के अन्य जो इन्हीं के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं और अन्य जो सुधारक थे उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो बाल शास्त्री जाम्भेकर, ये महाराष्ट्र के बौद्धिक आंदोलन के अग्रदूत थे, जिन्होंने ब्राह्मण रूढ़िवाद पर प्रहार किया और मराठी पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। तो जब ये मराठी पत्रकारिता के पितामह है तो इनका कोई समाचार पत्र भी होगा, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि इनका साप्ताहिक पत्र कौन था? दर्पण था। 1832 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है और एक बार आप ध्यान रख सकते हैं इस चीज को। दादोबा पांडुरंग तरखड़कर, अब इनकी चर्चा पीछे हम लोग कर चुके हैं, एक बार और कर लीजिए। 1849 में इन्होंने परमहंस मंडली का नेतृत्व अपने हाथ में लिया, देख लीजिए इसमें था भी। और इसने गुप्त संस्था के रूप में काम किया था। चला देखिए इसने गुप्त मंडली के रूप में काम किया था और इस मंडली का मुख्य उद्देश्य सभी जातिगत भेदभावों को समाप्त करना था। आगे आते हैं ज्योतिबा फूले, इनको कौन नहीं जानता है। ये एक निम्न जाति माली परिवार से बिलोंग करते थे और 1851 में क्या किया था इन्होंने कि ज्योतिबा और उनकी पत्नी ने पुणे में कन्या विद्यालय शुरू किया था, ये देखिए। और 1854 में अछूतों के लिए एक विद्यालय शुरू किया, साथ ही विधवाओं के लिए एक आश्रय स्थल की भी शुरुआत की।
और महिला जो विधवा पुनर्विवाह है, जब विधवाओं के लिए आश्रय स्थल बनाएंगे तो विधवा पुनर्विवाह विवाह को भी प्रोत्साहित करेंगे निश्चित तौर पे, तो ये भी करते थे। ये सारी इनकी थोड़ी शॉर्ट्स में ज्योतिबा फूले के बारे में कुछ चर्चा हो गई। आगे आता है कि स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, यह ज्ञान प्रकाश मंडलियों के नाम से जाना जाता था, ये भी पश्चिमी भारत से संबंधित है। आगे करसन दास मूल जी, ये भी कई बार आते हैं, मिलान में आ जाता है कि किससे जुड़े हैं क्या हैं। तो 1852 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए गुजराती में सत्य प्रकाश नामक एक पत्र शुरू किया। ठीक, सत्य प्रकाश। तो एक अभी हम लोग देखें, बाल शास्त्री जाम्बेकर शुरुआत में दर्पण, और दूसरा करसन दास मूल जी, इन्होंने गुजराती में सत्य प्रकाश। अब देखो इसमें प्रश्न कई बन सकते हैं कि कब सत्य प्रकाश शुरू किया गया, तो 1852 में। भाषा क्या थी, गुजराती, और करसन दास मूल जी का पत्र कौन था, तो सत्य प्रकाश था। ये सारी चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, एक लाइन की बात है। आगे लोक हितवादी, गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी कहा जाता है इनको। ये मराठी साप्ताहिक प्रभाकर में अपने प्रसिद्ध 100 पत्र शतपत्रें लिखी इन्होंने। तो ये काफी यूनिक चीज है। तो शतपत्रें ये आपको याद भी रहेंगे कि मराठी साप्ताहिक प्रभाकर में अपने प्रसिद्ध शतपत्रें लिखी, और लोक हितवादी के नाम से इनको जाना जाता था। आगे आते हैं विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित। विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित, ये 1850 के दशक में इन्होंने वीडियो रिमैरिज एसोसिएशन, बेसिकली 1850 के दशक में 1853 में इन्होंने वीडियो रिमैरिज एसोसिएशन स्थापित की। 1865 में इन्होंने विधवा विवाह उत्तेजक मंडल बनाए। तो जो विष्णुराम परशुराम शास्त्री पंडित जी हैं, ये वीडियो रिमैरिज से जुड़े हुए आदमी हैं, और इन्होंने इस पर काफी काम किया। फिर महाराष्ट्र में ब्रह्म समाज जी थे। तो 1867 में केशव चंद्र सेन के मार्गदर्शन से प्रार्थना समाज स्थापित हुआ। हम लोग पिछले चर्चा कर चुके हैं, दोबारा दोहराने की जरूरत है नहीं। फिर नारायण महादेव परमानंद, ये महान समाज सुधारक थे और राजनीतिक बैरागी उपनाम से लिखते थे। तो नारायण महादेव परमानंद के बारे में हमको भी खास पता नहीं था, लेकिन राजनीतिक बैरागी उपनाम से लिखते थे और महान समाज सुधारक थे। फिर महादेव गोविंद रानाडे आ गया, ये तो मतलब बहुत बड़ी हस्ती थी और जस्टिस भी थे। 1867 में इन्होंने परमहंस मंडली के पुनर्संगठन का द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना में सहायता की। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना में सहायता की थी इन्होंने। फिर 1870 में इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना में भी सहायता की, ये भी हम लोग देख चुके हैं। और 1887 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, बेसिकली इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में मद्रास में पहला सेशन था, इसकी स्थापना की। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसका ध्यान रखिएगा, हो सकता है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन ना पूछे, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस पूछ ले, ये क्योंकि यही स्थापित हुआ था, इंग्लिश में ही था। तो 1887 में हुआ था, मद्रास में पहला सेशन था, और इसने बाल विवाह निषेध के लिए लोगों को संकल्प दिलवाने के लिए प्रसिद्ध प्रार्थना आंदोलन। ये देखिए, प्रार्थना सभा तो एक थी ही, प्रार्थना आंदोलन भी था। क्या? प्रार्थना आंदोलन, ये रानाडे जी से संबंधित था। अगले पे आते हैं विष्णु शास्त्री चिपलूणकर। अब एक और है विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित। ठीक है, ये वीडियो रिमैरिज एसोसिएशन वाले हैं, और ये है विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, ये डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी वाले हैं, 1884 में जो स्थापित हुई थी। और 1874 में इन्हें सामाजिक सुधार के लिए समर्पित एक पत्रिका निबंधमाला शुरू की 1874 में। 1880 में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल, कौन सी, तो विष्णु शास्त्री चिपलूणकर थे जो वो किसके करीबी थे, वो बाल गंगाधर तिलक के करीबी थे, क्योंकि उनके साथ उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल शुरू किया था। फिर 1884 में जी आगरकर, एम बी नाम जोशी और अन्य के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, तो इनका भी याद रखिएगा, जी आगरकर, एम बी नाम जोशी, इनके साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी बनाई। फिर फर्ग्यूसन कॉलेज भी स्थापित करने में इनका योगदान रहा। तो ये आप देख रहे हैं कि फर्ग्यूसन कॉलेज की बात हो, या न्यू इंग्लिश स्कूल की बात हो, या डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की बात हो, इन सब की स्थापना में विष्णु शास्त्री चिपलूणकर का रोल रहा है। फिर इसमें क्या था कि तिलक और आगरकर फर्ग्यूसन कॉलेज के आरंभिक व्याख्याता या लेक्चरर बने थे। फर्ग्यूसन कॉलेज में तिलक और आगरकर, कौन, जी आगरकर और तिलक। अगला पे आते हैं केटी तेलंग। अभी हम लोग पीछे चर्चा की है ना कि प्रार्थना समाज में जाते थे, रेगुलर तरीके से वहाँ जाते थे, मिलते थे, लेकिन उसके सदस्य नहीं थे। ये बॉम्बे में
अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने केटी तेलंग ने, और पहले भारतीय कुलपति थे केटी तेलंग। आगे कर्वे जी की बात करते हैं, प्रोफेसर डी के कर्वे की। प्रोफेसर डी के कर्वे क्या था कि इन्होंने अपना व्यावसायिक जीवन कन्या विद्यालय में एक शिक्षक के रूप में शुरू किया, लेकिन 1899 में इन्होंने एक विडोज होम, पुणे में इन्होंने एक विडोज होम बनाया, और 1916 में बॉम्बे में इन्होंने इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी, अब ये इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी बॉम्बे में थी, तो ध्यान रखिएगा किसने बनवाया था, प्रोफेसर डी के कर्वे ने इन्होंने स्थापना की। और दोनों चीज़ ध्यान देने वाली हैं कि 1899 का विडोज होम और 1916 का इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आगे चलते हैं, ये बी एम मालाबारी के बारे में बात करेंगे, बैराम जी एम मालाबारी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो है 1891 वाला, ये बोलता है कि 12 वर्ष से कम जो स्त्री है या लड़की है उसकी शादी नहीं की जा सकती है। 1891 में लाया गया था, इन्हीं के प्रयासों से लाया गया था। और 1885 में, मतलब 91 से पहले ही, इन्होंने 1885 में शोषित महिलाओं की देखभाल के लिए सेवा सदन नामक संगठन बनाया था। अब देखिए आगे उपन्यास आता है इनका, हमारे प्रेमचंद जी का, सेवा सदन, और उसमें भी पर्टिकुलर सेवा सदन का यही काम था कि वहाँ पे जो त्याज्य शोषित महिलाएं हैं उनकी सेवा शुश्रूषा हो पाए। तो 1885 में बी एम मालाबारी जी ने सेवा सदन नामक संगठन वास्तविक रूप से गठित किया था, कोई उपन्यास में नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा, बी एम मालाबारी से संबंधित है। फिर गोपाल कृष्ण गोखले की हम लोग बात करेंगे। 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया, और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन्होंने छोड़ दी थी। अब डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जस्ट पहले की बात है, जी आगरकर, एम.बी. नाम जोशी, विष्णु शास्त्री चिपलूडकर, तिलक, आगरकर, मतलब ये सब लोग शामिल थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में, और साथ साथ गोखले भी, लेकिन 1905 में इन्होंने छोड़ दी और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना, राष्ट्रीय प्रचारकों को प्रशिक्षित करना। फिर 1911 में संस्था में नागपुर में अंग्रेजी में हितवाद का प्रकाशन शुरू किया। हितवाद किसका है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का है हितवाद, इंग्लिश में है, और 1911 में शुरू हुआ। जुड़ा किससे है? गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? गोपाल कृष्ण गोखले से। फिर आता है विट्ठल रामजी शिंदे, इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास मिशन स्थापित किया। एक बार ऐसे ध्यान दे दीजिएगा, डिप्रेस्ड क्लास मिशन 1906 में स्थापित किया था। आगे आते हैं नारायण मल्हार जोशी, इन्होंने 1911 में राहत एवं कल्याणकारी कार्य करने के लिए बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग, तो ये पूछता है सोशल सर्विस लीग हो गया, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी हो गया, कब स्थापित हुई, किसने स्थापित की? सोशल सर्विस लीग किससे जुड़ी हुई थी? नारायण मल्हार जोशी से जुड़ी हुई थी। फिर 1921 में लाला लाजपत राय के साथ मिलकर इन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या AITUC का गठन किया था, और इसके महासचिव के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। 1931 में उन्होंने ये AITUC छोड़ दी और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। मतलब इन्होंने क्या किया कि AITUC छोड़ के AITUF शुरू किया। कब? 1931 में। ये कब? 1921 में। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है कि उत्तर भारत में जो सुधार आंदोलन चल रहे थे, उसमें कौन कौन शामिल था, उसमें उसका प्रणेता कौन था, उसमें कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही थी। तो सबसे पहले आता है आर्य समाज, और 1875 में स्थापित था। इसके प्रणेता कौन थे? दयानंद सरस्वती जी थे। इनका मूल नारा क्या था? पुनः वेदों की ओर लौटो, और इनका मूल नाम शंकर था। तो पुनः वेदों की ओर लौटो इनका मूल नारा था। अर्थ ये है कि अभी जो हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ और बहुत सारी कुरीतियाँ जन्म ले चुकी हैं। तो इससे निपटने का एक ही तरीका है कि सभी जो पहले के वेद हैं की तरफ लौटें, और उसमें जो वर्णित विचार हैं उसको फॉलो करें, और अपने जो धर्म है या अपना जो कर्मकांड है उसको शुद्धतम रूप में करीबी से फॉलो करें। तो इन्होंने वेदों की ओर लौटो बोला, नारा दिया, और सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक रचना है। कौन सी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश।
1875 में दयानंद ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की और इसका मुख्यालय जो है वो लाहौर में था। कहाँ था मुख्यालय? कहाँ था? लाहौर में इनका मुख्यालय था। फिर आगे चर्चा करेंगे कि आर्य समाज की। बेसिकली आर्य समाज ने एक और काम किया था। ये इन्होंने जैसे हम पीछे हम लोग देखे थे कि एक संस्था काम कर रही थी, आप नाम बताइएगा, ब्रह्म समाज। उसने क्या किया था? ब्रह्मो समाज एक्ट में उसने मेल और फीमेल 18 साल मेल के लिए, 14 साल फीमेल के लिए विवाह की एज निर्धारित की थी। उसी तरह आर्य समाज ने जो मेल है उसके लिए 25 वर्ष और फीमेल उसके लिए 16 वर्ष के विवाह की उम्र निर्धारित की थी। और इसी ने शुद्धि आंदोलन चलाया आर्य समाज ने ही, कि जो भी कन्वर्ट करने का जो काम हो रहा है वो ना हो, और जो भी पहले से भी कन्वर्टेड है वो हिंदू धर्म में पुनः वापस से रिकन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलवाया और इन्होंने नारा दिया भारतीयों के लिए भारत। क्या? भारतीयों के लिए भारत नारा दिया। कौन कौन जुड़े हुए नेता थे? लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय जैसे अनेक लोग इससे जुड़े हुए थे। आगे आते हैं उत्तर भारत के शिव नारायण अग्निहोत्री। इन्होंने ब्रह्म समाज से त्यागपत्र दे दिया 1887 में और एक नया समाज देव समाज स्थापित किया। यह एक आस्तिक, शुरुआत में आस्तिक था। आस्तिक मतलब ईश्वर को मानने वाला। ब्रह्म समाज ईश्वर को, एक ईश्वर को मानता है। और शुरुआत में तो देव समाज आस्तिक समाज था, लेकिन बाद में यह नास्तिक बन गया। तो देव समाज जो शुरुआत में आस्तिक था, बाद में नास्तिक बन गया और नैतिक आचरणों पर बल दिया। इनकी एक किताब है, उसको देव शास्त्र बोलते हैं। तो शिव नारायण अग्निहोत्री का देव समाज है और इसकी किताब है, क्या नाम है उसका? देव शास्त्र है। फिर दक्षिण भारत के सुधार आंदोलनों के इसी क्रम में देख लेते हैं। इसके सबसे काफी आंदोलन तो दक्षिण भारत के प्रबल आंदोलन रहे। इसमें एक नाम है कुंदुकुरी वीरेशलिंगम पांटलू। कुंदुकुरी मतलब वीरेशलिंगम पांटलू याद रखेंगे तभी हो जाएगा, चाहे पांटलू याद रहे, वीरेशलिंगम याद रहे, बहुत है। तेलुगु सुधारक थे, भाषा इनकी तेलुगु थी और दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की गतिविधियों का इन्होंने प्रसारण करने में योगदान दिया। और प्रार्थना समाज से भी जुड़े थे दक्षिण भारत में। आपको पता है ना कि ब्रह्म समाज प्रार्थना समाज से जुड़ा हुआ था। प्रार्थना समाज ब्रह्म समाज में ब्रह्म समाज की प्रेरणा से प्रार्थना समाज का निर्माण हुआ था परमहंस मंडली के अगले क्रम में। जिसका जो वीरेशलिंगम जी थे, ये विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में इन्होंने आंदोलन किया था। और एक जो काफ़ी मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, 1878 में इन्होंने सोसाइटी फॉर सोशल रिफॉर्म गठित किया। दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा किनारे है। सोसाइटी फॉर, अब दिख रहा है, सोसाइटी फॉर सोशल रिफॉर्म इन्होंने 1878 में गठित किया। सोसाइटी फॉर सोशल रिफॉर्म। अगला आता है थियोसोफिकल आंदोलन। 1875 में ये शुरू किया गया था और नींव किसने डाली थी? मैडम हेलिना ब्लावत्स्की ने। अब बाद में इसमें कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट, कर्नल ऑलकॉट बाद में इससे जुड़े थे, बाद में जुड़े। पहले इन्होंने नींव डाली थी, मैडम ब्लावत्स्की ने इसकी नींव डाली थी, लेकिन कर्नल ऑलकॉट बाद में इसमें जुड़े। 1882 में अडयार, मद्रास के समय अडयार में इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया। और जो एनी बेसेंट थी वो 1889 में थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी और 1993 में ये भारत आई और शिकागो के धर्म संसद में इन्होंने शिरकत भी की थी थियोसोफिकल सोसाइटी की एक प्रतिनिधि के तौर पे। और 1907 में एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बन चुकी थी। और इसी 1907 से 10 साल जोड़ देंगे 1917, इस समय एक कांग्रेस सेशन की अध्यक्ष थी। तो 1917 में ये एनी बेसेंट कांग्रेस सेशन की अध्यक्ष हुई और 1907 में उसे 10 साल पहले थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष निर्वाचित की गई। तो ये सारी थियोसोफिकल सोसाइटी से जरूरी जानकारियाँ थी। अब आते हैं कि जो भी विविध आंदोलनों की बात हम लोग करेंगे, उत्तर भारत की बात हो रही है क्योंकि दक्षिण भारत के और भी सुधार आंदोलन अभी बचे हैं, उसको हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे काफ़ी ढंग से। तो एक है राधाकांत देव, जिनकी चर्चा हम लोग किए थे कि ब्रह्म समाज जब स्थापित हुआ 1828 में, तो उसके विरोध में 1829 में इन्होंने धर्म सभा स्थापित की। वो ब्रह्म सभा थी, उसको बाद में ब्रह्मो समाज किया गया। और इसी विरोध में, जैसे ब्रह्म सभा के विरोध में धर्म सभा इन्होंने स्थापित की थी 1830 में। ठीक है, ये धार्मिक मुद्दों पे यथास्थिति के संरक्षण का समर्थन करते थे। बताया ना कि जो भी काम चल रहा है, बहुदेववादी प्रथा चल रही है, चलने दीजिए, चाहे जिसमें धार्मिक जो कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने के प्रयास न करना। ये थोड़ी मानते थे कि कुरीतियाँ हैं, ये मानते थे जो है सब बढ़िया है। आगे क्या है कि ये, लेकिन एक बात पे ये प्रगतिशील थे, वो ये कि पाश्चात्य शिक्षा और महिलाओं के लिए भी प्रोवाइड की जाए, उसको प्रोत्साहन देने का इन्होंने काम किया।
फिर आता है वेद समाज 1864 में। यह दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, बाद में इसका नाम जैसे वेद समाज 1864 में था और आगे चल के इसका नाम क्या पड़ गया, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। बेसिकली केशव चंद्र सेन जी थे, इन्हीं के प्रभाव से के श्रीधरालु नायडू ने 1864 में मद्रास में इसकी स्थापना की थी सेन के प्रेरणा से, और बाद में इसका नाम हो गया दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज 1871 में। फिर पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में हम लोग बात कर देते हैं। तो ये हम लोग को ये पता होता है कि बीएचयू 1916 में स्थापित हुआ, लेकिन इनकी एक और संस्था थी भारत धर्म महामंडल, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और 1933 की एक बैठक की अध्यक्षता की जहां हरिजन सेवक संघ स्थापित हुआ, उस बैठक की इन्होंने अध्यक्षता की थी। और मरणोपरांत 2014 में इनको भारत रत्न दिया गया। इससे लगे हुए एक और देख लेते हैं, इस समय के सुधारक अम्बेडकर जी थे, इनको मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न दिया गया था। तो दोनों लोग की चर्चा इस तरीके से हो गई। आगे राधा स्वामी आंदोलन की बात कर लेते हैं 1861 में, बस नाम याद रहे। और शुरू किसने किया था, आगरा के तुलसीराम ने राधा स्वामी आंदोलन शुरू किया था 1861 में। यह भी धार्मिक सुधार आंदोलन था और समतावादी आंदोलन था। आगे चलते हैं, पंडिता रमाबाई, यह 1889 में इन्होंने बॉम्बे में विधवाओं के लिए एक आश्रम गृह शारदा सदन, तो शारदा सदन किससे संबंधित है, यह पंडिता रमाबाई से संबंधित है और 1889 बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। इतना फैक्ट काफी है। फिर आते हैं, ये सुधार आंदोलन है, ये मुस्लिमों में जो सुधार आंदोलन है उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए कि कब हुए, कैसे हुए। तो एक जो सबसे प्राथमिक सुधार आंदोलन है वह है एक पुनरुत्थान, जैसे आर्य समाज पुनरुत्थानवादी था, उसी तरह वहाबी वलीउल्लाह जो आंदोलन है वह भी पुनरुत्थानवादी था। ये मुख्य रूप से सऊदी के शाह वलीउल्लाह से प्रेरणा लेता था, लेकिन भारत में जो थे वो शाह अब्दुल अजीज ने इसको लोकप्रिय बनाया था भारत में। इसके नेता उस दौर में, इसके नेता कौन थे, 1830 से 1860 के दौरान तो सैयद अहमद बरेलवी जैसे लोग इसके नेता थे। कि जो नीति थी वो पुनरुत्थानवादी थी, मतलब कुरान और हदीस को केंद्र में रख के ये दारुल हर्ब, भारत में दारुल हर्ब मानते थे, इसको दारुल इस्लाम बनाना इनकी नीयत थी। तो दारुल हर्ब क्या होता है, दारुल हर्ब का शाब्दिक अर्थ होता है युद्धों का घर, लेकिन इसको जो समझा जाता है वो ये है कि जहाँ मुस्लिमों का शासन नहीं है वह दारुल हर्ब है, और उसको इस्लाम के शासन से स्थापित करके उसको दारुल इस्लाम बना दिया जाएगा। फिर हुआ ये कि शुरुआत में ये धार्मिक सुधार आंदोलन था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों को लगा कि बड़े पैमाने पे जो इसमें हिस्सा लेने वाले तालुकदार या नेता थे वह मुस्लिम संप्रदाय से बिलोंग करते थे, क्योंकि छोटे स्तर पे जो रियासतें थी वो मुस्लिमों से संबंधित थी और वो ज़्यादा इसमें शामिल थे 1857 के आंदोलन में। तो बाद में जो अंग्रेजों की नीतियाँ रही 57 के बाद वह प्रतिक्रियावादी रही मुस्लिमों की तरफ। तो उस समय यही आंदोलन अंग्रेजों से टक्कर लेने में जुट गया। तो इसके मुख्य केंद्र, शुरुआती केंद्र जो थे पटना थे, अंततः नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर केंद्र इसके हो गए। बहुत सारे मुकदमे चले, इसको हम लोग विद्रोहों में भी देखेंगे, तो वहाँ पे मुकदमों की भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन इसके लिए मुख्य मुख्य बातें हम लोग कर चुके हैं। अगला आता है टीटू मीर का आंदोलन, जिसको नारकेलबेरिया भी बोलते हैं। 24 परगना जिला में नारकेलबेरिया विद्रोह भी बोलते हैं, टीटू मीर का आंदोलन है। यह विद्रोहों में भी इसको हम लोग पढ़ेंगे। और हिंदू भूस्वामियों एवं ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध मुस्लिम किसानों के द्वारा इसको संगठित किया गया था, तो इसकी इतनी चर्चा काफ़ी है। फिर इसी क्रम में पूर्वी बंगाल का फराइजी आंदोलन है, जो कि पूर्वी बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह ने इसको शुरू किया। फिर हाजी शरीयतुल्लाह के बाद इनके जो बेटे थे दूदू मियाँ, संस्थापक के पुत्र थे हाजी शरीयतुल्लाह के, ये आगे बढ़ाए इसको। और फराइजी आंदोलन अंततः जाके वहाबी आंदोलन में ही मिल गया, क्योंकि 1851 में यह समाप्त हो गया और 1851 के बाद में जो उसके अनुयायी थे, इसके लोग थे, वो जाके वहाबी आंदोलन में जुड़ गए। तो ये भी एक समतावादी विचारधारा का इसने भी प्रचार किया, और सभी मनुष्य समान है, सारी भूमि ईश्वर की है और किसी को भी इस पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। वस्तुतः जो भी काश्तकार की चिंता होती है कि भाई जमींदार की सारी जमीन है तो हम क्या करें, तो उस चिंता से ये प्रेरित है। आगे चलते हैं। मुस्लिम सुधारकों में ये जो एक संस्था स्थापित हुई वो है मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में कलकत्ता में स्थापित हुई थी, और नवाब अब्दुल लतीफ़ द्वारा, किसके द्वारा, नवाब अब्दुल लतीफ़ द्वारा। इसमें काम क्या था इसका, मुसलमानों के मध्य पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करना और धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा को प्रेरित करना, ये इसका काम था।
फिर आता सर सैयद अहमद खान, जो मुस्लिम सुधार आंदोलन के मतलब एक स्तंभ थे, और कुछ समय बाद इन्हीं के इर्द गिर्द सारा मुस्लिम समाज घूमता है इस समय में। तो इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन, जिसको 1875 में इसको नींव रखी, अलीगढ़ आंदोलन 1875 का। 1875 में ही अलीगढ़ में स्थापित मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई, जो कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में आ गया। और अलीगढ़ आंदोलन की या सर सैयद अहमद खान की जो कुछ महत्वपूर्ण उनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, सुधार के बिंदु हैं, वो कुरान को ही एकमात्र प्रमाणिक पुस्तक मानते थे। कुरान ही वो मानते थे कि जो कुरान है वही एकमात्र प्रमाणिक पुस्तक है, हदीस वगैरह की चर्चा नहीं। और कुरान की भी जो व्याख्या होनी चाहिए वो बुद्धिवादी और विज्ञान की रोशनी में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक लाइन लिख दी गई तो वही अंतिम सत्य है, नहीं, उसकी व्याख्या बुद्धिवादी और विज्ञान की रोशनी में होनी चाहिए। तब समयानुकूल परिवर्तन भी उसमें हो तो बेहतर है, ऐसा इनका मानना था शुरुआती दौर में। फिर क्या, ये शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे, दे ही रहे थे, और विशेषकर स्त्री शिक्षा को। पर्दा प्रथा, बहुविवाह का इन्होंने विरोध किया, जो कि मुस्लिम समाज में काफ़ी मतलब बड़े पैमाने पर प्रचलित थी उस दौर में भी। फिर विधवा विवाह, तलाक, दास प्रथा में सुधार के लिए इन्होंने प्रेरित किया अपने समाज को। और अपने विचारों की जो पत्रिका थी वो तहजीब उल अखलाक के नाम से इसको प्रचारित किया। जो पत्रिका थी वह तहजीब उल अखलाक नाम से निकाली, और अपनी एक पुस्तिका भी निकाली, असबाब बगावत हिंद, असबाब बगावत हिंद, जिसमें उन्होंने विचार को स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह मुस्लिम षड्यंत्र था। तो बता रहे थे ना अभी कि ये जो अंग्रेज थे 1857 के विद्रोह के बाद वो ऐसा मानने लगे थे कि जो 1857 का विद्रोह था वो मुख्य रूप से मुस्लिमों का षड्यंत्र था। तो ये इन्होंने किताब लिखी थी सैयद अहमद खान ने, असबाब बगावत हिंद। इसमें इन्होंने चर्चा की थी कि जो ये विद्रोह था, या इन्होंने साबित करने का प्रयास किया था कि विद्रोह सबका मिला जुला काम था, और ये सिर्फ मुस्लिमों का षड्यंत्र नहीं था। तो अलीगढ़ समूह की भी इसी क्रम में चर्चा कर लेते हैं। इसमें करीब चार लोग शामिल थे। वह चिराग अली, अल्ताफ़ हुसैन हाली जो कि शायर थे, और नज़ीर अहमद और मौलाना शिबली नुमानी। इसके नाम से एक कॉलेज भी है आजमगढ़ में, शिबली कॉलेज, और भी कहीं होंगे लेकिन आजमगढ़ वाला हमको पता है। आगे चलते हैं। मुस्लिम सुधार आंदोलन में जो एक अब सुधारवादी शाखा के रूप में सर सैयद अहमद खान थे। हालांकि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, या मतलब 19वीं सदी समाप्त होते होते जो इनकी प्रवृत्ति थी वो सुधारवादी से फिर कट्टरवादी हो गई, और इनकी जो मानसिकता थी वो सर्वधर्म समभाव की बजाय एक धर्म विशेष पे केंद्रित हो गई सैयद अहमद खान की। क्योंकि बाद में फिर अंग्रेज़ों की नीति बदली, और उन्होंने पैट्रियाटिक एसोसिएशन जिन्होंने गठित किया था, पैट्रियाटिक एसोसिएशन शिव प्रसाद सितारे हिंद जो बनारस के राजा थे उनके साथ मिलकर 1887 में। उसका कारण ये था कि अंग्रेज़ों के प्रति अपनी भक्ति दर्शाना चाहते थे, जिससे उनको मतलब उनके समाज को अंग्रेज़ों द्वारा लाभ प्रदान किया जाए। इसी क्रम में आगे जो देवबंद स्कूल था वह इन सुधारवादी आंदोलन की बजाय ये रूढ़िवादी वर्ग को संगठित करता था। यह कुरान और हदीस की पवित्र शिक्षा को प्रचारित करता था। मोहम्मद कासिफ नानातवी और राशिद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिफ नानातवी प्रमुख ऐसे लोग हैं जो देवबंद आंदोलन को शुरू किए थे। और इनका काम ये था कि जिहाद को जीवित रखना। जिहाद किसके खिलाफ? अंग्रेजों एवं गैर मुस्लिमों के खिलाफ जिहाद को जीवित रखना इसका काम था। और क्या है कि रूढ़िवादी वर्ग द्वारा संगठित था, पारंपरिक इस्लामिक शिक्षा पर बल था, और कुरान और हदीस की पवित्र शिक्षा को प्रचारित किया एज इट इज। उसमें आप व्याख्या नहीं कर सकते, एज इट इज शिक्षा वही इसको प्रचारित किया गया। देखिए, पैट्रियाटिक एसोसिएशन 1888 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और सैयद अहमद खान द्वारा, और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एसोसिएशन के विरुद्ध एक फतवा जारी किया। किसने? देवबंद आंदोलन ने, या देवबंद स्कूल ने, जो देवबंद शाखा थी सहारनपुर की, दारुल उलूम बोलते हैं ना, दारुल उलूम देवबंद, इसने फतवा जारी किया था पैट्रियोटिक एसोसिएशन और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के विरुद्ध 1888 में। और देवबंद के एक समर्थक जो थे शिबली नुमानी, जो कि अलीगढ़ समूह में भी शामिल थे, उन्हें शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी भाषा एवं पाश्चात्य विज्ञान के प्रवेश का समर्थन किया था। ये मोटी मोटी बातें हो गई। आगे चलते हैं। अहमदिया आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलनों में एक महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा है? अहमदिया आंदोलन। यह पंजाब 1889 में शुरू हुआ था। मिर्जा गुलाम अहमद, जो मानवता के लिए सार्वभौमिक धर्म को आधार माना, इन्होंने यही प्रवर्तक थे मिर्जा गुलाम अहमद।
और इन्होंने स्वयं को मुजद्दिद कहा। मुजद्दिद मतलब प्रवर्तक या नवीनीकरण करने वाला। ये मानते थे कि धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ शामिल हो चुकी हैं और अब इसको एक नवीनीकरण या नए प्रवर्तन की आवश्यकता है। तो इस वजह से इन्होंने स्वयं को मुजद्दिद कहा। ये जिहाद के विरोधी थे। मतलब कह सकते हैं कि अगर देवबंद रूढ़िवादी था तो यह ज़्यादा क्या कहते थे, नरम था आंदोलन, या रूढ़िवादी कम सुधारवादी ज़्यादा था। तो सुधारवादी आंदोलन था और मिर्जा गुलाम अहमद इसके प्रणेता थे और मानवता के सार्वभौमिक धर्म को आधार माना। आगे चलते हैं। सिख सुधार आंदोलन। जैसे मुस्लिमों की, हम लोग हिंदू धर्म सुधार आंदोलन की बात करिए, मुस्लिम धर्म विशेष के सुधार आंदोलन की बात कर लिए, अब सिख सुधार आंदोलन की चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है निरंकारी आंदोलन, जो कि रावलपिंडी पंजाब में हुआ, 1851 में शुरू हुआ। और इसके जो प्रारंभ किया वो बाबा दयाल दास इसके प्रणेता रहे हैं। ये महाराणा रणजीत सिंह के समकालीन थे और ये एक स्वरूप रहित ईश्वर पर विचार करते थे। स्वरूप रहित ईश्वर का मतलब क्या है? वही निर्गुण ईश्वर की जो चर्चा करते हैं, वो स्वरूप रहित ईश्वर की विश्वास करते थे। और इन्होंने विवाह का एक साधारण स्वरूप की इन्होंने खोज की, जिसको आनंद कारज कहते हैं। आनंद कारज साधारण तरीके से विवाह का एक तरीका था जिसको आनंद कारज कहते थे। इसी क्रम में आगे हुए नामधारी या कूका, इसको हम लोग विद्रोह में भी देखेंगे, लेकिन एक चरण इसमें देख लेते हैं। भगत जवाहर मल और बाबा बालक सिंह द्वारा शुरू किया गया। पश्चिमी पंजाब में 1840 के दौर में ये शुरू हुआ। कूका बोलने का कारण ये था कि ये लोग जुड़ते थे, अपनी उनकी सभा होती थी, तो उत्साह में ये कू कू कर चिल्लाते थे, तो इनको कूका बोला जाने लगा। ये आंदोलन काफ़ी समय तक अस्तित्व में रहा और 1872 के दौर में लगभग 62 नामधारी सिखों को तोप के मुंह के आगे बांध के उड़ा दिया गया। उसी समय जो नेतृत्व करता थे बाबा राम सिंह कूका, उनको निर्वासित कर दिया गया अंडमान, जहाँ पे उनकी मृत्यु भी हो गई। रंगून निर्वासित कर दिया गया बाबा राम सिंह कूका को, माफ करिए। आगे चलते हैं। सिंह सभा आंदोलन 1873 का क्या है? सिंह सभा आंदोलन। और इसने क्या किया कि पाश्चात्य शिक्षा को प्रोत्साहित करना और ईसाई, मुस्लिम, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, मतलब सिख धर्मों से अलग जो भी धर्म है, उनसे जो धर्मांतरण हो रहे हैं सिखों से जो धर्मांतरण हो रहे हैं उन धर्मों में, उसके विरोध के लिए इन्होंने सिंह सभा आंदोलन निकाला और पाश्चात्य शिक्षा को इसमें प्रोत्साहित किया। साथ ही साथ खालसा विद्यालय एवं महाविद्यालयों की श्रृंखला स्थापित की। जैसे अमृतसर का खालसा कॉलेज है, दिल्ली का भी है खालसा कॉलेज, तो सिंह सभा आंदोलन से संबंधित था। फिर आता है अकाली आंदोलन अथवा गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। ज़्यादातर लोग इससे परिचित होंगे। जैसे सिख जो गुरुद्वारे थे वो भ्रष्ट महंतों से भर गए थे, उनकी मतलब न नियुक्ति का कोई तरीका था और भ्रष्टाचार से पूरी तरह ओतप्रोत थे। तो जो अकाली थे उस समय के, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी 1920 में। उसमें आंदोलन निकला कि इनको महंतों को हटाया जाए और एक मतलब प्रॉपर प्रक्रिया हो जिस वजह से ये महंत चुने जाएं और वहाँ पे बैठाया जाए और इनका वंशानुगत नियंत्रण न रहे। मठों पे वंशानुगत नियंत्रण न हो, इसलिए मनमाने हो जाते हैं। इसी वजह से ये SGPC बनी 1920 में। 1925 तक आंदोलन चला, जब तक सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 पारित नहीं हो गया। तो इस तरह से ये आंदोलन समाप्त हुआ और सिख आंदोलन को हम लोग समझ गए। फिर एक है पारसी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण सभा थी, रहनुमाए माज़ियान सभा 1851। इनके जो मुख्य नेताओं में नौरोजी फरदून जी थे, सोराब जी शपरू जी बंगाली थे जो कि सचिव थे, नौरोजी फरदून जी अध्यक्ष थे, KN कामा थे और दादा भाई नौरोजी इसमें शामिल थे। 1851 में ये सभा है रहनुमाए माज़ियान सभा, इसमें नौरोजी और कामा ने एक एंग्लो गुजराती पत्र शुरू किया। इसका नाम था राष्ट्र गुफ्तार। ये बस ध्यान रखना है। आगे ध्यान रखना, इसका काम क्या था? ये पारसियों की सामाजिक स्थिति का पुनरुत्थान करना था और जो इसका ये भी पुनरुत्थानवादी था एक तरीके से, क्योंकि ये जरथुस्त्र धर्म जो पारसी धर्म कहलाता है तो उसकी मूल अवस्था में ले जाना चाहता था और इसको शुद्धता को बनाए रखना चाहता था। तो ये सारे काम थे। बाकी सामाजिक काम, स्त्री शिक्षा को पे इन्होंने पर्दा प्रथा पे इन्होंने नियंत्रण किया, स्त्री शिक्षा पे जोर दिया, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा पश्चिमीकृत समाज के रूप में ये उभर के सामने आए पारसी लोग। फिर अगले चलते हैं। इस दौर में आप लोग लगभग सभी धर्मों की बात कर ली, लेकिन एक गैर ब्राह्मण सुधार आंदोलन चले जो ब्राह्मणवादी आंदोलनों से क्या कहते हैं उसको, विरोध में या अपने हक के लिए चले। जैसे उसमें मंदिर सुधार आंदोलन भी शामिल है, ज्योतिबा फुले के आंदोलन भी शामिल है।
तो ये काफ़ी शानदार चीज़ है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। ज्योतिबा फुले 1827 से 1890 एवं सत्य शोधक समाज जो कि 1873 में स्थापित हुआ। तो ज्योतिबा फुले पहले हम चर्चा कर चुके थे। 51 में इन्होंने पूना में कन्या विद्यालय शुरू किया था। 1854 में पहले भारतीय बने जिन्होंने छूतों के लिए विद्यालय खोला था, और 1854 में ही इन्होंने विधवाओं के लिए आश्रय स्थल भी शुरू किया था। और 1873 में निम्न जाति के लोगों के लिए समान अधिकार प्रदान करने के लिए सत्य शोधक समाज शुरू किया। उनके मुख्य साहित्यकार कौन कौन से? दीनबंधु, गुलामगिरी, शेतकऱ्याचा असूड और इशारा, जो भी इसमें समझ में आए, अगर आ जाए मेल उल को आ जाए तो काम चल जाएगा। आगे आता जस्टिस पार्टी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। जस्टिस पार्टी 1916 में गठित हुई मद्रास में CM नायर, CN मुदलियार और P ठगराय चट्टी द्वारा। इसमें एक और लोग थे, अलामेलू मंगई यायारमल। अलामेलू मंगई यायारमल, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। अब ये क्या था कि ये जो पार्टी थी जस्टिस पार्टी, इसका जो ऑफिशियल नाम था वो था साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। क्या नाम था? SILF, साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन। और इसको स्थापित करने वाली जातियाँ कौन थी? तो स्थापित करने वाली जाति ऐसी नहीं थी कि समाज के सबसे निचले तबके से आ रही थी, यह मध्यम जातियाँ थी। जैसे कि 90 के दशक में उत्तर प्रदेश, बिहार में जो मध्यम स्तर की जो जातियाँ थी, उन्होंने स्वयं को राजनीतिक रूप से संगठित किया, और आज वो सत्ता में या एक समय में सत्ता का उपभोग किया, आज भी सत्ता में है कहीं न कहीं किसी रूप में, या प्रबल रूप से प्रबल राजनीतिक शक्ति के रूप में सामने है। उसी प्रकार से मध्यम वर्गीय जो जातियाँ थीं उस दौर में, वो जस्टिस पार्टी से जुड़ी। और उनकी चर्चा की जाए, मझोली जातियों में कौन कौन शामिल थे? तमिल वल्लाल शामिल थे, मुदलियार शामिल थे, चट्टियार थे, तेलुगु के रेड्डी थे, कम्मा थे, बलीचा नायडू, मलयाली नायर इत्यादि जातियों में सम्मिलित थे, जिन्होंने जस्टिस पार्टी बनाने में योगदान दिया। और क्या देखते हैं, इनका जो मत था वो ये था कि शिक्षा, सेना और विधायिका तीनों में ब्राह्मण वर्चस्व को समाप्त करना, और उसमें गैर ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व देना। और इन गैर ब्राह्मणों में सिर्फ ये जाति विशेष नहीं आते थे, बल्कि मुस्लिम, ईसाई, अछूत सभी गैर ब्राह्मणों को इस श्रेणी में रखा गया, जिसकी प्रतिनिधि जस्टिस पार्टी होने का दावा करती थी। फिर 1920 में इन्होंने इनको 1920 में मद्रास प्रेसिडेंसी में सत्ता मिल गई। सोचिए 4 साल में इन्होंने काम किया था कि 1920 में इनको मद्रास प्रेसिडेंसी में सत्ता मिल गई। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा इन्होंने नहीं की थी। एक पॉइंट वाली बात है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा इन्होंने नहीं की थी, क्योंकि प्राय अंग्रेजों से ये कोऑर्डिनेट करके चलती थी। तो अंग्रेजों के कोऑर्डिनेशन के क्रम में इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा नहीं की। अपने आप में ये अनैतिक था उस किसी भी दौर में, और अनैतिक रहेगा भी। खैर, गांधी उनसे उसके कार्यक्रमों का पूर्ण निषेध किया जस्टिस पार्टी ने। तो इतना काफ़ी है जस्टिस पार्टी के लिए, हम लोग देख चुके हैं जस्टिस पार्टी। अब आगे आते हैं ईवी। जस्टिस पार्टी के साथ एक जो जस्टिस पार्टी जब बनी दक्षिण में, उसी समय कांग्रेस क्या कर रही थी? ये कांग्रेस के विरोध में बनी। कहा जा रहा है कि गांधी और उनके कार्यक्रमों का पूर्ण निषेध कर दिया जस्टिस पार्टी ने। उस समय कांग्रेस क्या कर रही थी? तो कांग्रेस देखिए, उस समय उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया 1917 में। 1914 कब बनती है? 1916 में बनती है जस्टिस पार्टी, और 1917 में बन जाती है मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। यह कांग्रेस की गैर ब्राह्मण शाखा थी। कहाँ पे? दक्षिण में, मद्रास में। और इनकी मांगें लगभग एक जैसी थी। ये भी मांग रही थी कि शिक्षा में, नौकरी में, विधायिका में गैर ब्राह्मण प्रतिनिधित्व बढ़े। के कौन कौन करता धरता थे? ईवी रामास्वामी नायकर, जो कि 1919 में शामिल हुए थे कांग्रेस में रहे हैं ईवी रामास्वामी नायकर, जो पेरियाई जिनको बोला जाता है। ईवी रामास्वामी नायकर, वी कल्याण सुंदरम, पी वरदराजलू नायडू और जी केशव पिल्लई, ये जो लोग थे ये मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, और ये कांग्रेस की एक गैर ब्राह्मण शाखा थी। ये ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं ईवी रामास्वामी नायकर एवं उनके आत्मसम्मान आंदोलन थे। तो हुआ ये कि 1924 में नायकर वाईकाम सत्याग्रह के एक वीर के रूप में उभरे थे। 1919 में कांग्रेस से ज्वाइन कर चुके थे। 1924 में जब वाईकाम सत्याग्रह हो रहा था, तो उस समय इन्होंने मीडिएशन का काम किया था। जो KP केशव शामिल थे वाईकाम सत्याग्रह में, उनसे मीडिएशन का काम किया था। जैसे एक मंदिर था वाईकाम में बड़ा, उसके चारों तरफ सार्वजनिक मार्ग था,
तो वो दलितों के लिए बैन था, उस मार्ग से दलित जा भी नहीं सकते थे। तो करीब 10 महीने तक वायकाम सत्याग्रह के लिए वो बैठे केपी केशव, और बाद में जब मीडिएशन हुआ तो उसमें रामास्वामी नायकर भी शामिल हुए, और ये तय हुआ कि 3 मार्ग खोल दिए जाएंगे, चौतरफा, चारों तरफ अगर मार्ग है, जैसे चारों तरफ ये मार्ग अगर है तो 3 तरफ के मार्ग खोल दिए जाएंगे, एक तरफ का अभी भी ब्राह्मणों के लिए रिजर्व रखा जाएगा। तो इस मतलब इतने इस बात पे, इस नेगोशिएशन पे वहाँ से बात छूटी थी। तो वायकाम सत्याग्रह में काफ़ी मतलब इन्होंने नेगोशिएशन के लिए काफ़ी इनको वाहवाही मिली, और एक वीर के रूप में उभरे। कहने का सेंस यही है कि जो पिछड़े दलित थे उनके जो गैर ब्राह्मण जो प्रतिनिधित्व था उसके एक मतलब बड़े प्रतिनिधि के रूप में इनका उभार हुआ। फिर क्या आता है कि 1925 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। इनको लगा कि कांग्रेस में 24 में वायकाम सत्याग्रह हुआ, वो देखे कि खास तरीके से मांग पूरी हो नहीं रही है, समझौता करना पड़ रहा है, तो इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी 1925 में, और स्वयं का आत्मसम्मान आंदोलन चलाया कि भाई आत्मसम्मान बचाना ज़्यादा जरूरी है, कांग्रेस जरूरी नहीं है। 1925 में एक पत्र निकाला तमिल भाषा का जिसका नाम था कुडी अरासू। और इसके बाद क्या हुआ कि 1939 में इधर कांग्रेस से मतलब हट गए, कांग्रेस से हट गए थे, तो 1939 में जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। किसको? इन्हीं रामास्वामी नायकर को 1939 में जस्टिस पार्टी का अध्यक्ष निर्वाचित किया था। कैसे निर्वाचित कर दिया गया? भाई रामास्वामी नायकर तो कांग्रेस वाली संस्था में थे, मद्रास प्रेसिडेंसी में, और जस्टिस पार्टी दूसरी थी। तो हुआ ये था कि 1938 में जस्टिस पार्टी और आत्मसम्मान आंदोलन दोनों मर्ज हो गए थे। इसी क्रम में 1939 में जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे। ठीक है, और इन्हें थानथाई का मतलब होता है पिता, और पेरियार या महात्मा, दोनों इनको कहा जाता है। फिर एक और मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बारे में एक और बात है, वो ये है कि 1937 के जो 1937 के चुनाव थे, 1937 के चुनाव में इसकी जीत हुई थी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जीत होने से एक डर का माहौल क्रिएट हुआ। तो उस डर के माहौल में आत्मसम्मान आंदोलन और जस्टिस पार्टी मर्ज कर गए 1938 में, और 1939 में रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और यही जो आत्मसम्मान आंदोलन या जस्टिस पार्टी जो भी मर्ज होके था, ये 1944 में इस सामाजिक आंदोलन को द्रविड़ार कड़गम या कजगम, द्रविड़ार कजगम क्या बोला जाने लगा, जो द्रविड़ मुन्नत कड़गम वाला जो नाम है ना, उसका द्रविड़ार कजगम, इसका नाम द्रविड़ार कजगम 1944 में इसका नाम हो गया आंदोलन का। थोड़ा कायदे से उसको देखिएगा, मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जो 3 लाइनें हैं। इसी क्रम में एक त्रिपुरारी रामास्वामी चौधरी आते हैं, इनको देख लीजिए, गैर ब्राह्मण नेता थे, और आंध्र प्रदेश में, बस ये देखना कहाँ के थे, त्रिपुरारी रामास्वामी चौधरी, ये आंध्रा के थे, ये इतना ध्यान रखना है। और कुरुक्षेत्र संग्राम, शंभूक वध जैसे विवाह विधि के द्वारा प्रचारित करने का प्रयास किया अपनी साहित्यिक कृतियों से। फिर आते हैं श्री नारायण गुरु या SNDP या श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम, ये इनकी संस्था थी SNDP, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम। स्थापित किया इन्होंने 1903 में। SNDP कब स्थापित हुई थी? 1903 में, यह है ना, 1903 में SNDP स्थापित हुई थी। एझावा जात के नेता थे, और काम क्या था इनका? छुआछूत की प्रथा को समाप्त करना चाहते थे, ऐसे मंदिर बनाना चाहते थे जिनमें सभी जातियों का प्रवेश हो। इनका एक नारा था, एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर, मानवता के लिए। तो ये इनका नारा था। भीमराव अम्बेडकर की हम लोग चर्चा करते हैं कि बाबा साहब के नाम से लोकप्रिय हुए, दलित बौद्ध आंदोलन की पहल की, और दलितों के साथ महिला और श्रमिकों के भी हिमायती थे। इनकी महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी हैं? 1924 की है बहिष्कृत कारणी सभा, 1930 की है डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, 1936 की है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 1942 में इन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन स्थापित किया, जिसका बाद में नाम हो गया रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ इनके साथ है। 1956 में बौद्ध धर्म में धर्मांतरित हो गए थे, और 1990 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। ये अम्बेडकर साहब हो गए। लेकिन जब जिस नारायण गुरु की हम लोग यहाँ चर्चा की है, झावा जात की थे, 1903 में इन्होंने SNDP या श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी। इनका आगे आंदोलन आता है कौन सा?
इनका आगे आंदोलन कौन सा था? अरिविपुरम, अरिपुरम, केरल का अरिविपुरम आंदोलन। इसकी शुरुआत तब हुई जब श्री नारायण गुरु ने निम्न जात का होने के बावजूद केरल के अरिविपुरम शिव की प्रतिमा स्थापित की थी शिवरात्रि के दिन। इन्होंने कहा कि अब इस जाति विशेष या निचली जातियों को भी, तथाकथित निचली जातियों को भी अब मंदिर में जाने का, सार्वजनिक मार्गों पे चलने का और स्वयं पूजा पाठ करने का हक है और वो करेंगे। उन्होंने स्वयं शिव की प्रतिमा स्थापित की शिवरात्रि के दिन और इसको अरिविपुरम आंदोलन या अरिविपुरम सुधार मतलब अरिविपुरम आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन कहा गया। और यहाँ से प्रेरणा लेके मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया 1920 और 30 के दशक में। 20 के दशक में कब? क्योंकि 20 के दशक में 1924 में वाईकाम सत्याग्रह शुरू हुआ केपी केशव के नेतृत्व में। वाईकाम, केरल के वाईकाम में, और इसके नेतृत्वकर्ता थे केपी केशव। और कौन कौन शामिल था? के कलप्पन और टी के माधवन भी इसमें शामिल थे। फिर 1 नवंबर 1931 को केरल के त्रिशूर जिले में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर, जिस गुरुवायूर में जो था, उसके सामने सत्याग्रह करने लगे लोग कि अछूतों को भी इस मंदिर में प्रवेश मिले। ठीक है, अछूतों को भी इस मंदिर में प्रवेश मिले, इसके लिए ये भी प्रयास करने लगे। और जो के कलप्पन थे, इस गुरुवायूर सत्याग्रह के नेता थे के कलप्पन। तो अगर किसी एक की बात करेगा तो केपी केशव वाईकाम सत्याग्रह के नेता थे और के कलप्पन जो थे वो गुरुवायूर सत्याग्रह के नेता थे। इनके 10 महीने लंबे विरोध प्रदर्शन एवं उपवास के बाद मंदिर प्रवेश पर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित हुआ। तो इस प्रकार इसी क्रम में 1936 में मंदिर की प्रवेश उद्घोषणा की त्रावणकोर के राजा ने अपने क्षेत्र में, अपने प्रशासन के अंतर्गत आने वाले मंदिरों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों, सभी वर्गों के लिए मंदिर खोले जाएंगे। ये त्रावणकोर के महाराज की घोषणा थी, 1936 का मंदिर प्रवेश उद्घोषणा। तो इस प्रकार से ये अभी तक हम लोग 1 घंटे के अंदर सारे, लगभग 1 घंटे हो चुके हैं और सभी सुधार और धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार आंदोलनों को हमने देख लिया। और इतना तैयार आप कर लें तो पूरी उम्मीद है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन जाएंगे, जो भी 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कभी कभी ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सुधार आंदोलनों के बारे में पूछा गया, हम लोग पर्सनालिटीज़ को भी देखे हैं, उसमें समाचार पत्रों को भी देखे हैं, संस्थाओं को भी देखे हैं। तो प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं, मल्टीपल टाइप में, चाहे मिलान के लिए भी आ सकता है, चाहे किसी अन्य फॉर्म में आ सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रमुख विद्रोह और जो बगावतें थीं वो कहाँ कहाँ हुई, कैसे कैसे हुई, सबको एक समग्र रूप में एक ही वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।